हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ जीएसटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। तो आज रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के बारे में आज हम स्टडी करेंगे, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले इसका मीनिंग की बात करेंगे तो रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि जीएसटी कौन पे करता है, तो हमने अभी तक यही पढ़ा है कि हाँ भाई सप्लायर करता है, आगे जीएसटी पे है ना, कलेक्ट करता है। ठीक है, जीएसटी कलेक्ट कौन करता है? सप्लायर करता है। बट यहाँ पे क्या है? रिवर्स चार्ज। देखो क्या बोला कि नॉर्मली जीएसटी इज़ टू बी कलेक्टेड बाय द पर्सन हु इज़ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, की जो गुड्स एंड सर्विसेज को बेच रहा है नॉर्मली जीएसटी तो वही कलेक्ट करेगा, राइट। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जीएसटी में जिसमें जीएसटी परचेज़र कलेक्ट करता है, यानी कि खरीदने वाला जीएसटी को कलेक्ट करेगा, सेलर नहीं करेगा। कौन करेगा? परचेज़र कलेक्ट करेगा जीएसटी को। इसी मैकेनिज़्म को, इसी सिस्टम को हम रिवर्स चार्ज बोलते हैं। और कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें सेल जो है वो ई कॉमर्स के थ्रू होती है, यानी कि लाइक आपकी जो ऊबर हो गया, ओला हो गया, ये सारे क्या हैं? मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है हमारे, जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो ऊबर ओला वाले जो होते हैं वो आपका ये कलेक्ट करते हैं पूरा, है ना। तो इसमें क्या बोला कि सच एज ऊबर ओला एक्सेट्रा द टैक्स इज़ नॉट कलेक्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय द सेलर। तो इस केस में क्या होता है, सर्विसेज तो ऊबर ओला वाले दे रहे हैं लेकिन कलेक्ट कौन कर रहा है? ड्राइवर कर रहा है। तो इज़ नॉट कलेक्टेड एंड डिपॉजिट बाय द सेलर बट कलेक्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर उसको कलेक्ट करता है। तो ये वाले केसेस रिवर्स चार्ज के अंडर नहीं आते। रिवर्स चार्ज के अंडर वो आते हैं जिसमें परचेज, खरीदने वाला ही आपके जीएसटी को कलेक्ट करता हो, वो रिवर्स चार्ज होता है। अभी हम ये भी स्टडी करते हैं कि ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे दो केसेस के बारे में बताया। नंबर 1, सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, कि स्पेसिफिक कुछ हमारे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं, उनकी अगर सप्लाई होती है तो इस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म अप्लाई होगा। ये हमारे सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत आता है। जब रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब होता है जो जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुआ है। जब रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो गुड्स खरीदता है, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है, किससे? एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से। मतलब देखो क्या है, मान लो कि मैं एक सप्लायर हूँ, ठीक है, और आप हो बायर, मैं हूँ सेलर। मेरा कोई रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है जीएसटी में, मैं हूँ अनरजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन आपका हुआ है, आप हो रजिस्टर्ड पर्सन। तो इस केस में क्या होता है, क्योंकि मैं तो अनरजिस्टर्ड हूँ तो मैं तो जीएसटी कलेक्ट कर ही नहीं सकती, ना मैं पे कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ तो मैं कहाँ से पे करूँगी, राइट। तो आपका हुआ है लेकिन, तो इस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म चलता है। तो आप परचेज़र हो गए, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आप परचेज करोगे, राइट। तो यहाँ पे हम एप्लीकेबल करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म को। इस केस में आप जीएसटी कलेक्ट करोगे। तो दिस सेक्शन इज़ पोस्टपोन्ड। अच्छा, ये तो अलग है। अब देखो और थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ते हैं। रिवर्स चार्ज एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें गुड्स और सर्विसेज का जो रिसिपेंट है, यानी कि जिसको मिल रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो खरीद रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को, वो जीएसटी पे करता है, बजाय कि सप्लायर पे नहीं करता। कौन करता है? परचेज़र, खरीदने वाला, रिसिपेंट ही जीएसटी पे करता है और कलेक्ट करता है। टिपिकली द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेज द टैक्स ऑन सप्लाई। वैसे सप्लायर क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स पे करते हैं, सप्लाई जब भी होती है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म में क्या होता है, लेकिन जो गुड्स एंड सर्विसेज का रिसिपेंट है, यानी कि बायर जो है वो लायबल हो जाता है टैक्स पे करने के लिए। मतलब यहाँ पे जो चार्जेबिलिटी है वो रिवर्स्ड हो जाती है, मतलब बायर खुद पे करेगा जीएसटी। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ शिफ्टिंग द बर्डन ऑफ जीएसटी पेमेंट टू द रिसिपेंट इज़ टू वाइडन द स्कोप ऑफ लेवी ऑफ टैक्स।
तो अब ये क्यों किया गया कि ये जो बर्डन शिफ्ट करने का मतलब है कि भाई परचेज़र भी अब जीएसटी पे करेगा, तो ये बर्डन शिफ्ट हो रहा है। मतलब अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास तो एक ही बार जीएसटी जाएगा, बट पे कोई और कर रहा है, तो यहाँ पे बर्डन शिफ्ट हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि हम लेवी ऑफ टैक्स के स्कोप को बढ़ा सकें। जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं, अनऑर्गेनाइज का सेक्टर का मतलब ही यही है कि जो बंदा अनरजिस्टर्ड है, जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा रखा, तो वो भी टैक्स के दायरे में आ जाएगा। तो ओनली सर्टेन टाइप ऑफ बिजनेसेस एंटिटीज़ आर सब्जेक्ट टू द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है ये कुछ ही टाइप की बिजनेस एंटिटीज़ पर ही एप्लीकेबल होता है। तो अब आप देख सकते हो, अगर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म की बात करें और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करें तो क्या फ़र्क है दोनों में। सबसे पहले नॉर्मल वाले की बात करते हैं। तो नॉर्मल में देखो क्या लिखा है। नॉर्मल में सप्लायर पे करेगा, है ना। रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर सप्लायर को पेमेंट देगा जीएसटी के साथ, है ना। मैंने गुड्स ख़रीदे आपसे और मैं आपको पेमेंट कर रही हूँ, मुझे गुड्स मिल गए, मैं आपको पेमेंट कर रही हूँ, जीएसटी भी मैं आपको पे कर रही हूँ। आप कौन हो, सप्लायर हो, क्योंकि आपने मुझे गुड्स एंड सर्विसेज दी। तो अब आप हो सप्लायर। सप्लायर क्या करेगा, गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा, क्योंकि उसने मेरे से ले लिया था। लेकिन जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है, जो रिसीवर है, रिसीवर सप्लायर को तो पेमेंट कर देगा लेकिन बिना जीएसटी के, जीएसटी नहीं पे करेगा वो। जो रिसीवर है ना, मतलब मैं आपको पेमेंट तो कर दूंगी, आप सप्लायर हो, मैं आपको पेमेंट तो कर दूंगी लेकिन मैं आपको जीएसटी की पेमेंट नहीं करूंगी। मैं आपको सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज वाली पेमेंट कर दूंगी, मैं जीएसटी की पेमेंट आपको नहीं करूंगी। तो फिर मैं जीएसटी की पेमेंट किसको करूंगी, मैं जीएसटी की पेमेंट जो है वो सप्लायर के बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे करूंगी। और रीज़न तो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है सप्लायर, इसीलिए मैं पे कर रही हूँ क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हूँ। तो ये है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन लेवी ऑफ जीएसटी। उसके बाद बात करते हैं हम कुछ परचेज्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज की, कि भाई हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे। तो जब एक रजिस्टर्ड पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो वो जो रजिस्टर्ड वाला पर्सन है उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और जो अनरजिस्टर्ड डीलर है वो इंटर स्टेट सेल्स नहीं कर सकता, देयरफॉर सच सेल इज़ ऑलवेज इंट्रा स्टेट सेल। मतलब वो स्टेट टू स्टेट सेल तो कर ही नहीं सकता, है ना, वो सिर्फ अपनी ही स्टेट में सेल करेगा। और ऑल्दो गवर्नमेंट ने कुछ एग्जेम्पशन भी दी है, ₹5000 पर डे की अगर 5000 की होती है तो इसकी तो एग्जेम्पशन है, इस पर टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे ऊपर होगा तो ये लागू हो जाएगा। मतलब इफ़ अ टोटल परचेज, मतलब जो परचेज है वो 5000 से अगर कम है एक दिन में, तो देन देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू पे टैक्स। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। और द रजिस्टर्ड पर्सन को जो है सेल्फ इनवॉइस भी बनाना पड़ेगा अपना, क्योंकि वो खुद रजिस्टर्ड है तो वो इनवॉइस भी बना सकता है अपना, तो उसको खुद बनाना पड़ेगा अपना बिल। तो ये देख रहे हो कि मतलब सरकार ने कैसे टैक्स के दायरे में ले आए उन लोगों को भी जो अनरजिस्टर्ड है। तो अगर मैं बात करूं परचेज फ्रॉम एनी पर्सन ऑफ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट सर्विस की, अगर मैं बात करूं कि हमने किसी ऐसे पर्सन से परचेज कर लिया या कोई ऐसी कोई स्पेसिफाइड प्रोडक्ट और सर्विस परचेज कर ली, तो उस केस में क्या होगा। तो इस केस में रिवर्स चार्ज जो है वो रिसीवर के द्वारा पेएबल होगा, इवन इफ़ द सेलर इज़ रजिस्टर्ड पर्सन सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्पेसिफाइड फॉर सच प्रोडक्ट और सर्विस। कि कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए जो रिवर्स चार्ज है वो स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया जाता है। और इस केस में क्या होता है, रिवर्स चार्ज जो है वो पेएबल होता है रिसीवर के द्वारा, इवन इफ़ द सेलर इज़ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर सेलर रजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब बेचने वाला भी रजिस्टर्ड पर्सन है, तो कुछ कंडीशंस होती हैं हमारे स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए। जैसे अब इन्होंने एक एग्जांपल से इस पॉइंट को समझाया
क्या दिया कि एक ट्रेडर है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वो क्या करता है, सर्विसेज लेता है ट्रांसपोर्ट एजेंसी से, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से वो सर्विसेज लेता है 10,000 रुपये में। तो दिस सर्विस इज लिस्टेड अंडर द रिवर्स चार्ज लिस्ट। तो ये वाली सर्विस जो है वो रिवर्स चार्ज लिस्ट में अगर दी हुई है तो ट्रेडर को 18% टैक्स पे करना पड़ेगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेस पे 10,000 रुपये का 18% पे करना पड़ेगा। हाउएवर सच जीएसटी पेड इज ऑल्सो अलाउड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। और जो ये जीएसटी पे किया गया है इसको एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट के तौर पे भी अलाउ कर दिया जाएगा सेम मंथ में, जिससे कि क्या होगा, उसकी नेट लायबिलिटी जो है टैक्स की वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी। रेट ऑफ जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो रेट हमें गिवन है वो यही है हमारे। क्या बोला कि जो रेट ऑफ टैक्स है वो रेट है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे एप्लीकेबल होंगे, और जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगेगा रिवर्स चार्ज पे। इफ़ द गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड इन एग्जेम्प्ट और नील रेटेड देन नो टैक्स इज पेएबल अंडर आरसीएम। कि अगर उतने के ही गुड्स खरीदे हैं जो सरकार ने एग्जेम्प्ट कर रखे हैं तो हमें पता ही है कि तब तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई ही नहीं होगा। लेकिन बात करें कंपोजिशन डीलर्स की तो उनको रिवर्स चार्ज पे करना होता है, और नॉर्मल जो हमारे रेट्स हैं वो हैं 5, 12, 18 और 28%। कंपोजिशन रेट्स हैं हमारे 1% और 5%। उसके बाद अगर मैं बात करूं इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी के अंदर जो जीएसटी पे किया गया उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट की अगर मैं बात करूं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, तो क्या बोला गया कि एनी अमाउंट पेड एज रिवर्स चार्ज इज़ अलाउड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। कि कोई भी अमाउंट अगर आप एज अ रिवर्स चार्ज पे कर रहे हो तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अलाउ होती है, लेकिन कुछ इसकी कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल भी इन्होंने समझाया कि कॉम्पोजिशन डीलर्स को अलाउ नहीं किया जाता इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, तो देयरफॉर इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलता। भले ही ये रिवर्स चार्ज में पे कर रहे हैं जीएसटी, लेकिन फिर भी इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलती। ऑल्सो द अमाउंट ऑफ जीएसटी, जो अमाउंट होती है जीएसटी की रिवर्स चार्ज में, वो हमेशा कैश में पे होनी चाहिए, और एंड कैन नॉट बी पेड फ्रॉम आईटीसी अवेलेबल। और द नेट रिजल्ट इज़ दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल इन अ टैक्स पीरियड इज़ द अमाउंट ऑफ रिवर्स चार्ज इन दैट पीरियड। तो देखो इसमें इन्होंने क्या बोला कि ऑल्सो द अमाउंट ऑफ जीएसटी, जो हमारी जीएसटी की अमाउंट है रिवर्स चार्ज के अंडर, वो कैश में पे होनी चाहिए एंड कैन नॉट बी पेड फ्रॉम आईटीसी अवेलेबल। कि भाई आपका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है ऑलरेडी, मतलब आपको क्लेम करना है, आप उसमें से रिवर्स चार्ज की पेमेंट नहीं करोगे। मतलब आपका कोई पुराना इनपुट टैक्स क्रेडिट सरकार के पास है जिसको आप क्लेम कर सकते हो। अगर आप बोलो सरकार को कि मेरा जो ये रिवर्स चार्ज है ये उसी में से कट कर लो, तो ऐसा नहीं होगा, आपको कैश में वो पेमेंट करनी होगी। जो आपका ऑलरेडी अवेलेबल आईटीसी है उसमें से आपको पे नहीं कर सकते आप, ठीक है। नेट रिजल्ट इज़ दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल इन अ टैक्स पीरियड इज़ द अमाउंट ऑफ रिवर्स चार्ज इन दैट पीरियड। तो अब इन्होंने क्या बोला कि अगर आप एडवांस पे करते हो रिवर्स चार्ज सप्लाई के लिए तो वो भी लेविएबल होगा जीएसटी के लिए। और द पर्सन मेकिंग एडवांस पेमेंट हैज़ टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। कि जो पर्सन एडवांस पेमेंट कर रहा है उसको भी रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे करना है। टाइम ऑफ सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो हम कब मानेंगे कि दिस इज़ द टाइम ऑफ सप्लाई, राइट। तो डेट ऑन विच आरसीएम टैक्स इज पेएबल, मतलब जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे करना है उसकी डेट। तो फॉर द लेवी ऑफ रिवर्स चार्ज अंडर जीएसटी, अगर आपको रिवर्स चार्ज लेवी करना है जीएसटी के अंदर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम ऑफ सप्लाई एसरटेन करना कि कब हुआ था सप्लाई, है ना। क्योंकि हमें जीएसटी गवर्नमेंट को 20 दिन के अंदर अंदर डिपॉजिट कराना होता है। किसी भी मंथ के एंड के 20 दिन जो होते हैं उसके अंदर अंदर हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना होता है जीएसटी। तो टाइम ऑफ सप्लाई बहुत ज़रूरी है। इसीलिए
गुड्स की अगर हम बात करें तो हम कब मानेंगे कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म टैक्स अब पेएबल है? तो जब गुड्स रिसीव कर लिए गए, या फिर जब पेमेंट की गई, या फिर जब आफ्टर 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, है ना। तो ये तीनों में से जो चीज़ सबसे पहले होगी, जो डेट पे सबसे पहले, ये इन तीनों में से जो भी पहले होगा उसी डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अगर मैं बात करूँ सर्विसेज की, तो सर्विसेज के केस में हम पेमेंट वाली डेट देखेंगे, या फिर डेट इमीडिएटली आफ्टर 60 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, कि सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर दिया, उसके 60 दिन कंप्लीट होने के बाद जो आएगा डेट, इमीडिएटली उसके बाद आएगी, वही डेट टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगी। डेट ऑफ पेमेंट की अगर मैं बात करूं, तो जो डेट ऑन विच द पेमेंट इज़ डेबिटेड फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट और द डेट ऑन विच रिसिपेंट एंटर द पेमेंट इन हिज बुक। मतलब हम अगर बात कर रहे हैं पेमेंट की, तो हम कब मानेंगे कि पेमेंट हो गई? हम दो केसेस को कंसीडर करते हैं। पहला केस कि भाई बैंक अकाउंट से पैसे कट गए, उस दिन की डेट या तो हो जाएगी डेट ऑफ पेमेंट, या फिर रिसिपेंट ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, पेमेंट बुक में एंट्री कर ली, या फिर इस केस में। तो डेट ऑफ पेमेंट हम इन दो केसेस से डिसाइड करेंगे कि कब पेमेंट हुई। तो ये था हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।